वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10th। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं अपना जो मुताला पाकिस्तान है उसे का कोर्स जो है वो बहुत अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर दोबारा से रिव्यू यानी नज़र सानी कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसको दोबारा सुने और आपको कहीं पर भी अगर कोई मुश्किल पेश आई है तो आप उसे हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारा है जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तारीख के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तारीख़ पाकिस्तान के बारे में। और तारीख़ पाकिस्तान में आज जो हम पढ़ेंगे उसका सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यानी आज हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, उसके दौरे हुकूमत के बारे में जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी सी उसका पस मंज़र देना चाहती हूँ। उसका पस मंज़र हम लोग इस तरह से देते हैं कि जब इलेक्शंस हुए 1970 में, जो इलेक्शंस थे वो जनरल याह्या खान ने कंडक्ट किए थे। जनरल याह्या खान वाज अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने किया कि जो इलेक्शंस करवाए 1970 में, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम कि बहुत बड़ा उनका ये कारनामा था कि और इसमें तकरीबन 63 जो छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइज यानी बालिग राय दही का हक जो है वो भी इन्होंने ही दिया था। तो जो इलेक्शन करवाए तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसके रिज़ल्ट में दो बड़ी पार्टीज़, ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग जिसके हेड थे वो शेख मुजीबुर रहमान, और वेस्ट पाकिस्तान से थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। पीपल्स पार्टी के बारे में आपको ये भी बताते चलो कि ये उस वक्त नई बनी थी। अब ये जो हुआ कि जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के बाद क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से विनिंग पार्टी बनी जी अवामी लीग, एंड वेस्ट पाकिस्तान से बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर दोनों को कंपैरेटिवली किया जाए, अगर जनरल सीट्स का हम लोग देखते हैं तो दोनों में अवामी लीग जो थी वो विनिंग पार्टी थी, और ऑब्वियसली उसे जो विनिंग पार्टी होती है वही इक़्तिदार संभालती है, यानी उसके पास पावर आती है। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स हुआ कि अवामी लीग जो थी उसका जो ताल्लुक़ था वो था ईस्ट पाकिस्तान से, और जो अवामी लीग थी उसे हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ पता होगी बच्चे कि ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बहुत पुअर थे, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान से वाले जो लोग थे वो निस्बतन उनसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे। एजुकेशन भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा थी, वहाँ पे कम थी। तो जो लीडर्स थे, जो हमारे पास डोमिनेंट थे, वो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग किसी सूरत नहीं चाह रहे थे कि इक़्तिदार यानी पावर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में जानी चाहिए, यानी ये हम लोगों का, ये हम लोग जो मशरक़ी पाकिस्तान वाले लोग थे, ये हम लोग का फ्लॉस था कि हम लोगों ने उनको पावर में नहीं आने दिया। हालांकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो राइट उन्हीं का बन रहा था। और दूसरी साइड क्या हुआ था कि भुट्टो साहब ने ये कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान वाले अपनी गवर्नमेंट करें, वेस्ट पाकिस्तान वाले अपने इलाके में ख़ुद हुकूमत करेंगे। अब ये बात इनकी जब चल रही थी तो फिर क्या हुआ कि 1971 की जो वॉर थी वो स्टार्ट हो गई, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश बन गया, और हम लोग यहाँ पर तन्हा रह गए। अच्छा, जब वो हुआ, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे सेपरेट हो गया, तो सेपरेट होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी गवर्नमेंट बना ली और यहाँ पर हुकूमत बनी जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो अब उनके लिए इस गवर्नमेंट को संभालना भी था। और वो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। कब बने? सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वो बने 20 दिसंबर 1971, यानी 20 दिसंबर 1971 को वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। और सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बने? क्योंकि उस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं था, और उस वक्त चल रहा था जी मार्शल लॉ लगा हुआ था, जो कि जनरल यहिया खान का था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को चलाया गया, आइन को बनाया गया और गवर्नमेंट को चलाया गया। और जब हलफ उन्होंने लिया तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा कि मैं बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ, मैं मुल्क में बहुत ज़्यादा चेंज लाऊंगा, मैं बहुत बड़ी तब्दीली लाऊंगा, तो उसके और मैं मुल्क को बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दूंगा, बिल्कुल तब्दील कर दूंगा, ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही पाकिस्तान है। तो उसके लिए उन्होंने एक अपना स्लोगन, यानी अपना उन्होंने एक नारा जो था वो बड़ा मशहूर हुआ था उनका नारा। वो नारा था रोटी कपड़ा और मकान। उनका ये बहुत बड़ा नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान जो है उनका है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना कि उनका जो स्लोगन था, उसके पीछे थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड को अगर देखें, तो उस वक्त जो दुनिया थी, यानी वर्ल्ड में दो इज़म चल रहे थे, एक कैपिटलिज्म था और एक सोशलिज्म था। सोशलिस्ट जो आपके पास आ जाता है, वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो है ना, वो रशिया और चाइना था, जबकि कैपिटलिस्ट आपके पास अमेरिका था। तो सरमायादाराना निज़ाम को तो नहीं इतना उन्होंने प्रेफर किया। उन्होंने कहा क्यों ना हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो अगर गरीब लोग हैं तो उनके लिए फिर क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जो गरीबों के हक में हो। तो उन्होंने कहा कि मैं मुल्क में सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और इसीलिए उन्होंने अपना नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का। ठीक हो गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले अपनी जो रिफॉर्म्स की, वो उन्होंने अपनी इकनॉमिक रिफॉर्म थी, यानी उन्होंने अपनी माशी जो इस्लाहात पेश की, उनमें सब जो इस्लाहात सबसे पहले आई, उसमें कहा कि उन्होंने कहा कि रियायती निर्खों पर, यानी सब्सिडी दी उन्होंने बहुत सी अशिया के ऊपर लोगों को। उन्होंने फ्री जो है वो बहुत लो प्राइस पे जो जितने भी वहाँ फार्मर्स थे उन्हें फर्टिलाइज़र दी, सीड्स दी, और ट्रैक्टर जो थे वो बहुत लो प्राइस पे उन्होंने मुहैया किए। इसके साथ साथ ये भी था कि उन्होंने जो फसल थी उसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा इमदादी पॉलिसी दी कि हम लोग जो है आपसे फसल खुद लेके जाएंगे, बनिस्बत कि आप लोग जो है वो किसी कारखानादार को दे, वो आपसे ज़्यादा लेगा तो हम आपसे ले लेते हैं। इसके साथ उन्होंने क्या किया कि सारे जितनी भी जो गवर्नमेंट्स के इदारे थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी इंस्टीट्यूट थे, उन सब को मिलाकर उन्होंने सबके जो स्केल्स थे उनको 22 कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी के स्केल्स आगे नहीं पीछे होंगे, क्योंकि स्केल्स जो होंगे वो 22 रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट सर्वर थे उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बैन कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है कर्जा दूँ, जो कर्जा कि आप कुछ कर सके। उसके बाद जो उन्होंने जो मुलाजमीन थे जो काम कर रहे थे, जो जिनकी सैलरीज बहुत लो थी, उनके बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने फ़ीस जो थी वो उनकी माफ़ कर दी गई। और सबसे बेहतरीन ये चीज़ उनका ये था कि उन्होंने जो विडोज़ थी, जो बेवा थी, उनकी जो पेंशन थी वो उनको कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो पेंशन है वो उसके वर्सा यानी उसकी बेवा को दी जाएगी। उसके बाद आगे इकनॉमिक रिफॉर्म्स थी। इकनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास जी लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स में जो गवर्नमेंट ऑफ भुट्टो थी, उन्होंने लेबर्स के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं कानून साजी करूँगी, और उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार जो हैं उनके हाथों जो है ये इनको इस्तेसाल होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं ये इनको, तो मैं इसको सबसे पहले रोकूंगा। उन्होंने कहा कि जो लेबर्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी कंट्री की, तो जो अगर बैकबोन ही अगर टूट जाए तो फिर बंदा कैसे, इंडस्ट्री कैसे जो है वो
रन कर सकती है। वो कहते हैं कि जो होते हैं लेबर्स वो बैकबोन है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब हुकूमत थी तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने पूरी कंट्री के जितने भी ट्रेड यूनियंस के ऑनर्स थे उन सबको बुलाया और उन्हें कहा गया कि आप लोग जो हैं आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो लेबर्स हैं उनके लिए बोनस लाजमी है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे उनको पेंशन भी मिलेगी और उनको बीमा भी देना है। तो उसके बाद उन्होंने लेबर्स को ओवर टाइम की सहूलत दी और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जो काम कर रहे हैं और आपका जो ओनर है अगर आपको बिला वजह वो आपको जो है निकाल देता है तो ये भी इलीगल है, आप इसके ऊपर दोबारा से जो है वो कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लेबर जो मूवमेंट्स थी और उसके साथ ट्रेड यूनियन थी उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योर किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स उनकी आ जाती है वो है जी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने किया कि 1972 में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी एक हुक्मनामा जारी किया। ऑर्डिनेंस जो जारी किया उसके तहत उन्होंने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी क्या होती है? नेशनलाइजेशन की पॉलिसी होती है कि कौमिया लेना, यानी किसी भी अगर आपके मुल्क में कोई इंडस्ट्री है, कोई इंस्टीट्यूट है, किसी भी चीज़ का है तो गवर्नमेंट जब उसे ख़रीद लेती है तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन की पॉलिसी। एक होती है नेशनलाइजेशन, एक होती है प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन जो गवर्नमेंट ख़रीद लेती है और प्राइवेटाइजेशन जो होती है कि जो गवर्नमेंट जो है वो अपने किसी इदारे को निजी शोबे में बेच देती है। तो उस वक्त क्या था कि सरमायादार जो थे वो हुकूमत के जो थे वो खून चूस रहे थे लोगों का। तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा क्यों ना कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाए कि जो इनकी चीज़ है उन्हीं से वापस ले ली जाए। तो उन्होंने इसको 2 हाफ में डिवाइड किया, 2 हाफ में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट हाफ में उन्होंने 20 के करीब 20 बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो थी, बिग ह्यूज इंडस्ट्रीज जो थी, उन्हें इन्होंने गवर्नमेंट में के कंट्रोल में ले लिया। उनके जो हमारे पास वो थी उनमें जो थी वो तकरीबन उसके पास हमारे पास कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी हमारे पास फौलाद और लोहे की सनत थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है इंजीनियरिंग, आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज थे यानी तेल साफ़ करने के कारखाने थे, उसके पास आपके पास इंजीनियरिंग की सनत आ गई थी। जो धातों की बुनियादी इंजीनियरिंग बेसिक जो मेटलर्जी थी, ये धातों की बुनियादी सनत आ गई थी। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि जो आपके ट्रैक्टर्स थे उन सबको जोड़ने की जो प्लांट्स वगैरह जो थे, ट्रैक्टर्स को जोड़ने के प्लांट्स थे, उनके पुर्जों को जोड़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपकी जो थी वो आपके पास सारों इनको जोड़ने के जो थे बिजली के प्लांट्स वगैरह जो थे, और उसमें आपके पास तेल साफ़ करने के कारखानों के साथ साथ कि इंजीनियरिंग की जितनी भी वो चीज़ें थी, इंजीनियरिंग की वो सारी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें इन्होंने हुकूमत के कंट्रोल में लिया। यानी फर्स्ट हाफ में उन्होंने 11 जो थे वो 20 जो थे कारखाने उन्हें किए, और सेकंड हाफ में उन्होंने तकरीबन 11 के करीब जो कारखाने थे वो कारखाने उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए। अब जहाँ पर कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो उसी के साथ लॉस भी हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री थी उन्हें गवर्नमेंट में करके उससे उसे प्रॉफिट मिले, लेकिन वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट थे, जो सरमायादार थे, जो प्राइवेट जो हमारे सरमायादार थे, उन्होंने मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हम जो यहाँ पे मुल्क के अंदर थे हमें तो उन्होंने नहीं कोई भी रियायत दी, लेकिन जो बाहर से जिन लोगों ने यहाँ पर सरमायाकारी की थी, जो बाहर के लोग जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की आपने उनको कुछ भी नहीं कहा। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी किया कि उसके साथ साथ जो हमारे पास प्राइवेट
जो कैपिटलिस्ट थे, जो सरमायादार थे, उनके पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए थे। पासपोर्ट उनके जब्त कर लिए ताकि जो उनका जो उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, वो पैसा ये लोग बाहर के किसी कंट्री में ना मुंतकिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी बैंक। तो बैंक के बारे में ये था कि पाकिस्तान के जितने भी उस वक्त प्राइवेट बैंक चल रहे थे, वो सारे के सारे जो बैंक थे वो एक सदारती हुक्मनामा था, यानी एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। कब? 19 मई 1972 को एक जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, उसके मुताबिक से कहा कि जितने भी तमाम जो बैंक हैं उनका कंट्रोल जो है वो यानी ऑल बैंक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में सारे के सारे जो है वो बैंक जो है उनके अंडर आ गए, यानी सारे बैंक जो थे वो उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने कौमिया लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो मुल्क में तकरीबन 32 के करीब बहुत बड़ी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज थी जो अपने अपने काम को चला रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जितनी भी जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर करके, यानी सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। और मज़े की बात ये थी कि जब इन सारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ने अपने हैंड में लिया तो तकरीबन 10 बिलियन रुपीस का उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ था। अच्छा, अब उसके साथ हमारे पास जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ नेक्स्ट हमारी जो चीज़ रिफॉर्म थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। उस टाइम पे 1972 जब हम बात करते हैं तो 1972 में मोर देन 400 जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स और कॉलेजेस थे उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी 400 के करीब उन्होंने स्कूल जो थे वो कौमिया लिए, यानी उन्हें नेशनलाइज कर लिया। और इनमें यह था कि नेशनलाइज कर दिया, लेकिन कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे थे लाइक बीकन हाउस और HSN कॉलेज वगैरह, तो वो लोग समझते कि ज़्यादती की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट है कि अगर वो प्राइवेटाइज जब नेशनलाइज कर रहे थे तो इनको भी उन्होंने नेशनलाइज करना था, लेकिन उन्होंने इनको नेशनलाइज नहीं किया। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि एजुकेशन रिफॉर्म्स जो उन्होंने अच्छे अच्छे इदारे जो थे वो उन्होंने नेशनलाइज कर दिए। उसमें क्या किया कि और एक उसका फ़ायदा ये था कि एक आम आदमी, एक आम पर्सन जो था वो भी इन तालीमी इदारों में अपने बच्चों को स्कूल में मुफ्त तालीम दे सकता था। ताहम ये पॉलिसी जो थी वो अपने मकासद को बनाने में नाकाम रही। क्यों नाकाम रही? इसलिए नाकाम रही कि कुछ तालीमी इदारों का बहुत अच्छा चल रहा था। करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। 1972 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस थे। जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनमें 400 से अबव जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी इन्होंने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक आम जो गरीब बंदा था उसका बच्चा है या बच्ची को अगर कोई बहुत अच्छे थे वो लोग भी इन अच्छे स्कूल्स में तालीम हासिल करके अपने आप को बनवा सकते थे। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक भी है, ये पॉलिसी नाकाम भी रही क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सारे जितने भी इदारे थे उन्हें इन्होंने नेशनलाइज नहीं किया। लाइक बीकन हाउस था, HSN कॉलेजेस थे, इन्हें इन्होंने प्राइवेटाइज ही रहने दिया, इन्हें नेशनलाइज नहीं किया। और उस वजह से ये लोगों ने कहा कि आप गवर्नमेंट ने ज़्यादती की, अगर करती तो वो सबको करती ना, इसे सिर्फ चंद को क्यों किया है। तो उस वजह से ये जो इनकी पॉलिसी नाकाम भी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो लोग तो फिर मेहनत भी करवाते हैं, तो ये जो अच्छे अच्छे इदारे थे वे भी उस वक्त फ्लॉप हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो थी वो थी लैंड रिफॉर्म, यानी ज़री इस्लाह।
तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए फ़ायदे के लिए पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने, उन्होंने जितने भी वडेरे थे उन सबको अपने कंट्रोल में करना किया। और उस वडेरों को अपने कंट्रोल में करने के साथ साथ उन्होंने पहली दफ़ा क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स जो थे, हमारे पास नौकरशाही तबका था, उनके जो ऑफिसर्स थे यानी 313 हमारे पास, और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उन्हें इन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे थे, हर जगह पे उनका होल्ड था। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इनको कंट्रोल में लाया जाए, और उसके साथ उन्होंने कहा कि इनको कंट्रोल करने के साथ में लैंडलॉर्ड जितने भी हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में लाया जाए, ताकि ये लोग जो हैं किसी गरीब को एक्सप्लॉइट ना कर सके और किसी गरीब के ऊपर कोई भी ज़्यादती ना कर सके। तो उसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने कहा कि मैं अब जो आपके पास ज़मीन है, जो लैंड है, उसको डिवाइड करूँगा। उन्होंने कहा कि 1000 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास कोई बारानी, यानी जो आपकी रिफॉर्म से बारानी अगर आपकी कोई भी ज़मीन है जो बारिश से सैराब होती है, उससे ज़्यादा किसी के पास कोई भी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे 150 एकड़्स जो आपकी एरीगेटेड लैंड है वो आपकी किसी सूरत में भी कम नहीं होनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि दो जो अपर लिमिट्स होगी ना ऑफ लैंड ओनरशिप की, वो 5 एकड़ से एरीगेटेड लैंड एंड 1000 एकड़ फॉर एरड लैंड। ये जो एरड लैंड आपकी होगी यानी जो आपकी बारानी ज़मीन है वो आपके पास जो है वो 300 होनी चाहिए, और जो आपकी एरीगेटेड लैंड है वो 150 होनी चाहिए। 150 से ज़्यादा ना किसी के पास एरीगेटेड लैंड होगी और ना ही जो है वो 300 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास एरड लैंड होनी चाहिए। यानी आप लोग के पास जो है वो लिमिट जो आपकी ओनरशिप की है वो यही है कि आप लोग के पास 150 जो होगी वो आपकी एरीगेटेड लैंड हो और 300 आपके पास एरड लैंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं हुए। फिर उसने सेकंड क्या किया कि उन्होंने जो लैंड इज एक्सेस ऑफ दीज लिमिट्स वर टेकन ओवर ओनर, जितनी भी ज़मीन ली वो सारी की सारी ज़मीन उन्होंने मज़ारों में तकसीम कर दी कि गरीब लोगों में तकसीम कर दी जाएगी, गवर्नमेंट इनको नहीं रखेगी। अब जैसे अयूब खान के दौर में ये था कि अयूब खान के दौर में उन्होंने भी ज़मीनें ली थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ये कहा था कि उन्हें बॉन्ड जो था वो बॉन्ड्स दिए जाएंगे जिन जिनसे लिए गए, फिर उसे वापस भी हो जाएगी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट के हवाले भी नहीं की वो, बल्कि वो मज़ारीन में उन्होंने इसको तकसीम कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई इनको यहाँ से बेदखल नहीं कर सकता, और अगर मज़ारे जो हैं जिन्हें जो ज़मीन दी हुई है तो वो भी अगर इसको फ़रोख्त करेंगे तो उनके ऊपर गवर्नमेंट जो थी वो आके शुफा इस्तेमाल करेगी कि यानी वो उन्हें कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे कि वो इसको सेल कर सके। और जो बीज लगाने होंगे, सीड्स हैं, और जो अभियाना होगा, जो अभियाना देना है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑनर होगा उसके हाथ में होगा। यानी आज हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स पढ़ी रिफॉर्म्स, इनके साथ ये था कि लैंड रिफॉर्म के साथ दो और मज़ीद रिफॉर्म्स का मैं इदारा किया, एक लॉ रिफॉर्म थी और एक आपकी मेडिकल रिफॉर्म थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि अदलिया को मुकन्नना से अलहदा किया, यानी जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा कर दिया कि कभी भी जुडिशरी किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती है, जुडिशरी हमेशा अलहदा से ही बेहतर तरीके से काम कर सकती है। सेकंड लॉ पर ये था कि उसके बाद मेडिकल रिफॉर्म थी। मेडिकल रिफॉर्म में जितनी भी अयूब खान के दौर से पहले जितनी भी मेडिसिन थी वो सारी की सारी तकरीबन बाहर के ममालिक से आती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिसिन जो है वो बाहर के ममालिक से नहीं मंगवाई जाएगी, बल्कि जो मुल्क के अंदर बन रही हैं वही आपने इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज तो ये था हमारा जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो हमारी थी अयूब खान की रिफॉर्म्स। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने पढ़ना भी है और इससे अंदर से आपने MCQs भी बनाने हैं जिसमें से मैं आपको असेसमेंट भेजूँगी।
और क्वेश्चंस भी आपने करने मैं भेजूँगी। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफ़िज़।